जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मिनरल्स एंड द एनर्जी रिसोर्सेज। तो यार मिनरल्स आपको पहले से भी पता होगा, आप अपने डेली लाइफ में यूज़ ही करते हो। इतना तो सभी जानते हैं कि मिनरल जो होता है वो धरती के अंदर से निकलता है। वही सारी चीज़ें क्या है, मिनरल्स होती हैं। मिनरल आप डेली लाइफ में भी अपने यूज़ करते हो, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम समझेंगे। सो लेट्स स्टडी टुगेदर। तो मिनरल्स क्या होते हैं? देखो, आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ की होंगी, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने डेली लाइफ में यूज़ की होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स, यहाँ तक कि सिर्फ मेटल्स ही नहीं, आप जो खाते हैं, जो ब्रश करते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं बस उन सब के अंदर क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। तो एक मिनरल की एक बेसिक डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना। तो यार देखो, मिनरल्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो नेचुरली अर्थ के अंदर जियोलॉजिकल प्रोसेस से फॉर्म होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उनका, और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर आपने साइंस में अपने स्कूल में पढ़ा होगा। और उसके बाद ये जो होता है, ये अर्थ की कोर में पाया जाता है। मीन्स दैट कि अर्थ के एक क्रिस्टल मीन्स एक लेयर के नीचे पाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं, यानी कि खनिज तत्व कहते हैं। तो मिनरल्स के बाद अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि मिनरल्स जो हैं उनके कुछ फॉर्म्स होते हैं जहाँ पर वो पाए जाते हैं। कुछ 5 प्रकार की जगहों पर वो पाए जाते हैं। तो बेसिक एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला आता है वीन और लीड्स। वीन और लीड्स का मतलब है, ये वो जगह होती है जहाँ पर ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्रैक क्रीव्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो दरारें होती हैं उन्हीं के फॉर्म में मिनरल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे टीन, कॉपर, जिंक, लीड, इन्हीं सारी मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि बेड एंड लेयर्स। बेड एंड लेयर्स पत्थरों का एक तरीका प्रकार होती है जिसके अंदर ये मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सोडियम वगैरह, ये सारे मिनरल्स इसी के अंदर पाए जाते हैं। फिर आता है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस ऑफ रॉक। जब क्या होता है कि जब जो पत्थर होते हैं या फिर तो वो जब टूट कर गिर जाते हैं ज़मीन पर, ज़मीन में डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इसके अंदर भी एक मिनरल फॉर्म होता है, वो होता है बॉक्साइट। नेक्स्ट आता है कि एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है? एलुवियल सॉइल के अंदर जो सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, वो भी मिनरल एलुवियल सॉइल के अंदर, उन्हें एलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं। इसके अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा कि ओशियन वाटर। देखो, समुद्र के अंदर भी बहुत सारी मिनरल्स पाए जाते हैं। उसको आपने ये जो देखा, इसी कुछ स्ट्रक्चर्स के माध्यम से इस मिनरल्स को निकाला जाता है। इसके अंदर ब्रोमीन पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर भी होते हैं। अब सब समझते हैं कि जो मिनरल्स के जो क्लासिफिकेशन है, मिनरल्स के कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है मेटेलिक, दूसरा है नॉन मेटेलिक, या तीसरा है एनर्जी रिसोर्सेस। मेटेलिक में फेरस और नॉन फेरस आते हैं। नॉन मेटेलिक में भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे मिका, सिल्ट, टाइस, इन सबको हम डिटेल्स में समझेंगे। और एनर्जी रिसोर्सेज में, यानी कि वो रिसोर्सेज जो हमें एनर्जी देते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सबको चलिए अभी एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है कि मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल क्या होता है? मिनरल कंटेनिंग मेटल आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल। यानी कि जो भी मिनरल मेटल को कंटेन कर रहा है वो क्या है? मेटेलिक मिनरल है। अब इसके अंदर जो क्या होता है, जैसे फेरस मिनरल आता है। फेरस मिनरल की बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाती है? फिर मेटेलिक मिनरल हैविंग कंटेंट आर कॉल्ड फेरस मिनरल। इसमें आयरन के कंटेंट हो जाते हैं, वही क्या है? मेटेलिक मिनरल्स हैं। देयर आर मिनरल अकाउंट अबाउट देयर 3-4% वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल। यानी कि देश में मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्शन होता है अगर मेटेलिक मिनरल्स में, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? भैया फेरस मिनरल्स में ही सबसे ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद इंडिया जो है वो लार्जर अमाउंट ऑफ इसका एक्सपोर्ट करती है। और दिस मिनरल प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डेवलपमेंट। और आप तो जानते हैं कि जो फेरस मिनरल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें आयरन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए डेवलपमेंट में इसका काफ़ी अच्छा योगदान रहते हैं। फेरस मिनरल भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें बस 2 ही पढ़ना है। वो है एक आयरन, और इसके बाद एक और है मैग्नीज। तो आयरन को पहले समझते हैं। आयरन में आता है, आयरन जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ की बैकबोन है, कि आयरन के बिना कोई भी इंडस्ट्रीज़ का बनना बहुत मुश्किल है। आयरन के अंदर, आयरन जो होती हैं वो भी 2 टाइप टाइप की होती हैं। और इंडिया के अंदर जो आयरन पाया जाता है वो काफ़ी गुड क्वालिटी का होता है। ये जो 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है हेमेटाइट और दूसरा है हमारे यहाँ मैग्नेटाइट। हेमेटाइट में भी हाई अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट होता है, और मैग्नेटाइट में 50 to 60% आयरन प्रेजेंट होता है।
तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों ही आयरन्स के बीच में। ये आयरन पार्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम अगले पार्ट पर चलते हैं, वो है हमारा आयरन। आयरन देखो क्या कुछ जगहों पर बेसिक पाया जाता है। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ पर आयरन पाया जाता है। ठीक, इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है मैग्नीज। अब मैग्नीज को अगर देखा जाए तो मैग्नीज जो है वो मेनली मैन्युफैक्चर कहाँ किया जाता है, स्टील को बनाने के लिए। ठीक, एक मैग्नीज अलाउ होता है नियरली 2 kg ऑफ मैग्नीज रिक्वायर्ड इज मैन्युफैक्चर ऑफ 1 टन ऑफ स्टील। बिना मैग्नीज की स्टील तो बनना बहुत ही मुश्किल है। मैग्नीज देखिए इन्हीं कुछ जगहों पर हमारे देश में पाया जाता है। इसके बाद चार्ट पे ध्यान से देखिएगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 4 मेजर आयरन बेल्ट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, जहाँ पर आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके बाद आयरन को देखने के बाद नेक्स्ट हम समझते हैं नॉन फेरस मिनरल। नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? अब ये नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड, लीड, जिंक, ये सारी चीज़ें आती हैं। आपने पहले भी सुना होगा कॉपर जो होते हैं, बॉक्साइट, गोल्ड, तो इनमें जो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो गुड कंडक्टिव होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कुछ नहीं होते हैं। तो इन सबको भी हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। हालांकि आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, कुछ ही पढ़ने हैं। जो पढ़ना है सबसे पहला वो कौन सा है? कॉपर और बॉक्साइट। कॉपर और बॉक्साइट ये आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी के सिलेबस में, तो आपको यही दोनों बस पढ़ना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉपर। कॉपर है क्या भैया, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या क्या है? कॉपर इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल ड्यू टू एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। कॉपर में आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी तेज़ी से दौड़ती है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केबल, इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। इसका मोस्टली काम इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया आर द खेतरी माइन एंड द राजस्थान बालाघाट। ये जो कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर क्या कॉपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद होता है कि बॉक्साइट। देयर आर सर्वरल और कंटेन एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। ठीक है, तो क्या होता है बॉक्साइट बनता कैसे है? बॉक्साइट जो होता है उसको पहले निकाला जाता है, फिर बॉक्साइट को निकालने के बाद ये क्ले लाइक स्ट्रक्चर होता है। बॉक्साइट को निकालने के बाद इस क्ले लाइक स्ट्रक्चर को एल्यूमिना में चेंज किया जाता है, और फिर वो जो एल्यूमिना होता है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, लेकिन इसके बाद बॉक्साइट से ही हमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम, जो कि आप लोग अपने घर में बर्तन जो एल्यूमिनियम के होते हैं वो आप जानते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों से बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि इन्हीं का हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फिर आता है नॉन मेटेलिक मिनरल, जैसे कि मिक्का। मिक्का जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिक और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर एक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इन हाई वोल्टेज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेजेस होते हैं वहाँ पर बीच में रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं, और ये बहुत ही कारगर होते हैं। ये कुछ 5 प्रकारों में देखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? रॉक मिनरल्स क्या होते हैं? यार देखो, जो रॉक मिनरल्स हैं इसके अंदर लाइमस्टोन आता है। अभी जो लाइमस्टोन होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइमस्टोन फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीज कार्बोनेट। तो ये जो लाइमस्टोन होता है इन्हीं में से मिलता है। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, एसेंशियल फॉर मेल्टिंग। ये जो सीमेंट इंडस्ट्री एक बेसिक मटेरियल है, कौन है? लाइमस्टोन है। ठीक, तो ये चार्ट है जहाँ जहाँ पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम समझते हैं हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, यानी कि माइनिंग जो खनन करते हैं उसके नुकसान क्या क्या हैं। तो देखिए ये जो हजार्ड माइनिंग है इसके कुछ बेसिक नुकसान है, वो क्या क्या है? जो खनन होता है वो एक पतली पतली सुरंगों के अंदर ज़मीन के नीचे होता है, तो यहाँ पर जो नेचुरल लाइट है वो नहीं पहुँच पाती है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि इसके अंदर रिस्क होता है, किसी चीज़ का रिस्क ऑफ लाइफ ड्यू टू कोलैप्स ऑफ रॉक, रूट्स ओवरफ्लो द वाटर, फायर ऑलवेज देयर। वहाँ पर आग लगने का डर होता है, वो जो उसके अंदर लाइंस होती हैं उसको गिरने का डर होता है कि कहीं वो गिर ना जाए, और उसके अंदर स्लरी डैमेज, मतलब कि वहाँ पर कोई भी अगर छोटी मोटी भी दिक्कत हुई तो जो बच्चे होते हैं उनको भी बहुत इसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो हजार्ड्स ऑफ माइनिंग ये कमियाँ हैं कुछ उसकी। ठीक, तो इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। कुछ इसके लिए स्टेप्स लिए गए हैं, वो कौन कौन सा है? मिनरल रिसोर्स शुड बी यूज्ड इन प्लान्ड सस्टेनेबल
मैनर। अब इसको किस लिए लिया गया, ताकि जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है, मतलब इन्वायरमेंट जो है वो एकदम सही सलामत बरकरार रहे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप टू यूज़ द लोअर ग्रेड ऑफ मिनरल एट लोअर कॉस्ट, यानी कि जो मिनरल्स हैं लोअर ग्रेड वाले उन्हें भी यूज़ किया जाए। खाली हाई ग्रेड के निकालेंगे मिनरल्स तो आगे चल करके हमें लोअर ग्रेड के ही मिनरल्स बचेंगे और फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर आता है कि मेटल शुड बी रिसाइकल्ड एंड अल्टरनेटिव मटेरियल्स शुड यूज टू मिनरल कैन बी कंजर्व। अब देखिए कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिन्हें हमें रिसाइकल करना चाहिए, जिन मेटल्स का हम एक बार यूज़ कर लें उन्हें दोबारा यूज़ करना चाहिए, ताकि जो मिनरल्स हैं वो लंबे समय तक बचे रहें। क्योंकि अगर हमने मिनरल्स इसी तरीके से ख़त्म कर दिया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कुछ बचेंगे ही नहीं। इसके बाद आता है कि एनर्जी रिसोर्सेज, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसके अंदर कटल, डंक, कोल ये सारी चीज़ें आती हैं, और दूसरा होता है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो यही बेसिक दो टाइप की क्या होती हैं, एनर्जीज होती हैं, एनर्जी सोर्सेस होती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले समझते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, देखो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जैसे कैटल, डंक हो गए, ये सब चीज़ें कहाँ रूरल एरियाज़ में यूज़ होती हैं, यानी कि एनर्जी जिससे बनती है, जिससे आग जलाई जाती है, जो गाय के गोबर के उपले जो बनते हैं, जो भी कहते हो आपके यहाँ। अकॉर्डिंग टू ऑन एस्टिमेट मोर देन 70% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट सी होल्ड, यानी कि इसी से पूरा किया जाता है, लकड़ियों से भी इसका वहाँ पर यूज़ होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कोल। अब ये जो कोयला होता है इंडिया के अंदर मोस्टली जो एनर्जी बनाने का काम होता है वो किससे होता है, इसी कोल से होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली बनती है वो इसी से बनती है, और ये मेन पावर सप्लायर है हमारी इंडिया का इंडस्ट्रीज़ के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए। इट इज़ हाईली डिपेंडेंट इस कोल मीटिंग फॉर कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। हर एक जगह, चाहे कॉमर्शियल हो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, हर जगह कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब जो कोल होते हैं कुछ पार्ट्स में बटे होते हैं। पहला होता है पीट, जो कि थोड़े लोअर टाइप का क्या होता है, ये कोल होता है। फिर उसके बाद लिग्नाइट होता है। फिर लिग्नाइट के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा बिटमिनियस, और फिर लास्ट जो आता है हमारा एंथ्रिकेट। इन्हीं 4 टाइप्स की क्या होते हैं हमारे कोल पाए जाते हैं। तो ये एक एक करके इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसे भी ले आया जा सकता है, मीन्स ये भी आ सकता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो हमारा क्या है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक बेसिक नेसेसरी यूज़ है आज के टाइम पे, क्योंकि पेट्रोलियम से सारी गाड़ी चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और पेट्रोलियम जो है इट प्रोवाइड टू हेल्प फॉर हीट एंड लाइटिंग, आग जलाने की बहुत सारी चीज़ों के काम कौन आता है, पेट्रोलियम काम आता है। इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है, सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर्स, इन सारी जगह किसका यूज़ होता है, बेसिक किसका, पेट्रोलियम का यूज़ होता है। आज के टाइम पे पेट्रोलियम का इतना ज़्यादा यूज़ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आप इस चार्ट से इसको समझ सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है हमारा नेचुरल गैस। अब ये जो हमारा नेचुरल गैस है, ये जैसे जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें के आसपास ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो नेचुरल गैस है जैसे सीएनजी हो गई, ये सब कुछ सीएनजी गैसेस तो ऐसे नेचुरली बनाई भी जाती हैं, और कुछ जो होती हैं वो ज़मीन के अंदर से भी हमें बहुत सारी गैसेस मिलती हैं। ये हमें पावर जनरेटर के तौर पे हमें हर एक काम में आती हैं। फिर जो लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि ये जो चार्ट है इसको ध्यान से देख लीजिए, कहाँ कहाँ पर नेचुरल गैस पाई जाती है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर आता है हमारा कि इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो आज के टाइम पे कोई काम हो पाना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे, इन्हीं पेट्रोल से हो गया, बहुत सारी चीज़ों से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनती है। पहली होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी होती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको मीन्स ये इसमें से बनाया जाता है, नदियों के पानी से, समुद्र के अंदर से। और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो कि पेट्रोल, कोल, इन सब चीज़ों से जो बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसके अंदर जो भी हमारी चीज़ें बच गई वो किस में आती हैं, नॉन कन्वेंशनल, जैसे आज के टाइम पे जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी जो बनाई जाती है वो क्या है, एटम
देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम न्यूक्लियस टू द कोर ऑफ एटम मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो किससे निकलती है? कोर ऑफ एटम मीन्स ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब उसमें रिएक्शन कराया जाता है तब निकलती है, और ये किससे? यूरेनियम बहुत तेज़ी से रिएक्ट होता है और उसी से ये न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। फिर आता है हमारा कि सोलर एनर्जी। सोलर power energy from the sun that is converted into the thermal of electricity energy। सोलर एनर्जी आप लोगों ने तो पहले भी सुना होगा, जो कि सूर्य की किरणों से, जो हमारे छतों पे सोलर पैनल्स लगे होते हैं, धूप की किरणों से वो चार्ज होता है और फिर उससे क्या मिलती है? हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जो कि मोस्टली राजस्थान जैसे इलाकों में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत अच्छी होती है। फिर आता है हमारा विंड यानी हवा। हवा से भी हम एनर्जी बनाते हैं क्योंकि हवा को आपने कहीं पिक्चर्स में देखा होगा या रियल लाइफ में भी कि आपने देखा होगा बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। वो जो पंखे लगे होते हैं वो हवा की स्पीड से घूमते हैं। अब घूमने से क्या होता है कि उसके अंदर कुछ टर्बाइंस लगे होते हैं, जो कि जब वो घूमता है तो नीचे वो घूमते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है भारी मात्रा में। ये इंडिया के कई स्टेट्स में लगाए गए हैं ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हर जगह मिल सके। ये क्या है? अगला आता है हमारा बायोगैस। बायोगैस क्या होते हैं? जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं और ये रिन्यूएबल, जितने भी ये सारे मैं बता रहा हूँ आपको रिन्यूएबल हैं, सिर्फ मींस न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़ करके। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको हम खुद भी बना सकते हैं। और जैसे गोबर हो गए तो गोबर से भी हम बायोगैस बनाते हैं, इसको कंप्रेस कर करके कई दिन उसे सड़ा करके फिर क्या बनती है? हमारी बायोगैस बनती है। फिर आती है हमारी टाइडल एनर्जी। ये क्या होती है? जब समुद्र के अंदर जो लहरें आती हैं और उन लहरों से जो अंदर टर्बाइंस लगे होते हैं, जब वो घूमते हैं तो घूमने से क्या होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हालांकि ये बात कही गई है कि अर्थ और सन और मून की ग्रेविटेशन पोल की वजह से पृथ्वी पर जो समुद्र के अंदर लहरें आती है, एक बात गलत साबित हो चुकी है, लेकिन आपके कोर्स में यही लिखा है तो आपको यही लिखना होगा एग्जाम में। फिर आता है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। लास्ट आती है जियोथर्मल एनर्जी, है कि जो हीट है वो कहाँ से लेती है? हीट विथ इन द अर्थ। जो पृथ्वी के अंदर जो गर्मी होती है, अगर आप जितना पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे आपको पता ही होगा कि उसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो जितना नीचे जाएंगे उतना आपको ये क्या मिलेगी? गर्मी मिलती जाएगी। तो उसी गर्मी का यूज़ करके क्या बनाई जाती है? एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। बहुत सारे इसके काम होते हैं। ठीक, यहीं पर इस चैप्टर का क्या होता है? द एंड हो जाता है, यहीं पर इस चैप्टर का खात्मा होता है। यही चैप्टर, इतना लेंदी चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहुंच सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।